हेलो माय डियर चैंपियंस, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग अच्छे नहीं हैं। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का रिजल्ट निकल चुका है और आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, मुझे पता है। बहुत परेशान हैं आप। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ें। आपको समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे शुरू करें। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। यहां वहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं। So the main problem, the main question in the mind is how to restart. कैसे शुरू करें वापस? तो मैं सीए प्रणव पोपट, योर फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस वीडियो में आपके लिए टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी तरीके, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ आपको गाइडेंस देना चाहता हूं, जिससे मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश आपकी इस प्रिपरेशन में कर सकूं। मुझे पता है जिस परिस्थिति में आप हो, वापस से सब कुछ कर लेना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए बोलना आसान होगा, आपके लिए करना उतना आसान नहीं है, टफ है। लेकिन किया है, हजारों ने किया है, लाखों ने किया है। आप भी कर सकते हो और आप करोगे। मुझे आप पे भरोसा है, आप करोगे। क्या आपको खुद पे भरोसा है कि आप करोगे? बोलो खुद से, अभी बोलो, यस आई कैन डू इट। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जल्दी से मैं आपको एजेंडा बता देता हूं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है, क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आपको वीडियो ये देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस क्विकली स्टार्ट। So how to restart after the negative results? This is the detailed strategy video for the repeaters. तो सर ये एजेंडा है हमारे सामने। सबसे पहले मैं 5 स्टेप प्रोसेस टू रीस्टार्ट, कि जब हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना हो तो फिर से शुरू करने की 5 स्टेप प्रोसेस मैंने आपके लिए बनाई है, उसको समझाऊंगा। सेकेंड नंबर पर टाइमलाइन फॉर रिपीटर्स, अभी से लेके एग्जाम तक जो टाइमलाइन है, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, कब क्या क्या करना है। उसके बाद सर सब लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कैसे करना है। इंट्रोस्पेक्शन करके फिर वापस प्लान कैसे करना है, मैं बताऊंगा आपको। इस बार एक खास बात यह है कि दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। तो जो लोग ओल्ड में नहीं क्लियर हो पाए और अब उनके ऊपर न्यू सिलेबस का बर्डन आ गया, वो कैसे करें टैकल इस न्यू सिलेबस के अमेंडमेंट को। क्या एटीट्यूड, क्या माइंडसेट, क्या अप्रोच होनी चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों को मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड रिपीटर्स स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो शुरुआत की जितनी बातें हैं वो कॉमन है, इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और जो रिपीटर्स स्ट्रेटेजी फॉर कॉस्टिंग है, वहां पर मैं कॉस्टिंग स्पेसिफिक बातें करने वाला हूं। और अंत में जो मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम टेलीग्राम में क्वेरीज पूछी थी, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऊपर दी हुई सारी चीज़ों में अगर कवर नहीं हो रहे हैं, तो उनको अलग से लास्ट में एफएक्यूज में कवर करूंगा। मतलब मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस तो हमारे स्टार्टिंग में ही कवर हो जाएंगे, बट इनकेस उसमें से कुछ छूटता है तो वो एफएक्यू वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। ये रहे वो 5 स्टेप प्रोसेस सर। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे आपके लिए आता है एक्सेप्टेंस। जब तक आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो आपके साथ हुआ है अब वो हो गया है भाई, अब उसके आगे का सोचना है। अब ये सोच के कोई मतलब नहीं है कि अरे यार ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। ये सोच के भी कोई मतलब नहीं है कि नहीं गलत चेकिंग हुई है, मैं रीचेक करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। ये सब सोचने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट करना कर लो, लेकिन आपको पढ़ना तो वापस पड़ेगा ही, स्टार्ट तो करना ही होगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जो हुआ है सो हुआ है, अब आगे क्या। पर ये इतना आसान नहीं है। इट टेक सम टाइम। रोना आता है, रो लो। दुख हो रहा है, होने दो। किसी से शेयर करना है, करो शेयर। तुम्हें 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, होने दो। बट नॉर्मलाइज हो जाओ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुम इस टेंशन में, इस स्ट्रेस में आके कोई भी प्लानिंग करते हो ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इस पेन में बिना नॉर्मलाइज हुए, बिना एक्सेप्टेंस लिए अगर तुम कोई इंट्रोस्पेक्शन भी करते हो तो वो गलत होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखने ही नहीं वाली हैं। तो पहले नॉर्मलाइज हो जाओ। तो सबसे पहला स्टेप होगा एक्सेप्ट कर लेना, फिर समय लेके नॉर्मलाइज हो जाना। जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, नाउ आई एम इन माई सेंस, नाउ आई एम इन माई माइंड, आई कैन थिंक रैशनली,
देन यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो पहली दो बातें तो बता दी, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन पर थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। और उस इंट्रोस्पेक्शन में जो तुम्हें कॉजेज या कुछ गलतियां समझ में आती हैं, तो उसको दिमाग में रख के आगे की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद आता है एक्शन। तो प्लान कर लोगे तो एक्शन ऑब्वियसली तुमको ही करना है, ठीक है। लेकिन सीधे एक्शन कर देना कि बस आज रिजल्ट आया, नहीं निकला, बुक उठाया, पढ़ना चालू, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच विचार के, दैट इज रॉन्ग। तो ये बताने के लिए मैंने एक्शन को लास्ट में रखा है कि जब तक इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग ना हो जाए तब तक एक्शन शुरू नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस। चलो, तो अब मैं दिखा देता हूं तुमको टाइमलाइन फॉर रिपीटर्स। अभी जनवरी का महीना है, स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के दिन जैसा कि मैंने बताया, फिर से बता देता हूं, देयर इज नो प्लानिंग, नो डिसीजंस, ओनली एंड ओनली हीलिंग। ये वक्त है हील होने का, इस दुख को बाहर निकालने का। जब आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जो भी वो दिन हो, एग्जाम का अगला दिन हो, मतलब रिजल्ट की बात का नेक्स्ट डे हो, या 2 days आफ्टर द रिजल्ट हो, या 5 days आफ्टर द रिजल्ट हो, वो कहलाएगा आपका वो दिन जब आप पहला इंट्रोस्पेक्शन करोगे, व्हेन यू आर फीलिंग नॉर्मल एंड एबल टू थिंक प्रॉपरली। ये फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन है। इस इंट्रोस्पेक्शन में तुमको इंट्रोस्पेक्शन करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, एक प्लान बनाना है रीस्टार्ट करने के लिए, ताकि तुम ग्रेजुअल पेस के साथ वापस से पिकअप कर सको पढ़ाई का वो जोश, पढ़ाई की वो एनर्जी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस समय करनी है, जो कई बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज अप्लाई फॉर द कॉपीज RTI। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर, ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। आप जितना सोच सकते हो उस हिसाब से आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करोगे, लेकिन कुछ चीजें आपको भी नहीं पता होती कि आप वो गलती करते हो पेपर में, और वो चीज तब पता चलेगी जब आपको आपकी कॉपीज सामने मिलेंगी जिसमें इवैल्यूएशन हुआ होगा और नंबर कटे होंगे। तो इस चीज को भाई हल्के में मत लो। जितनी जल्दी हो सके कॉपीज को अप्लाई करो, उसकी मतलब अपने जिन पेपर्स में नहीं निकल पाए उनकी कॉपीज बुलवाओ, ठीक है। मुझे पता है वो तुरंत नहीं मिलने वाली, इट विल टेक सम टाइम। तो तब तक हम वेट तो करेंगे नहीं, तो हमने जो भी इंट्रोस्पेक्शन किया, जो भी प्लानिंग करी, उसके हिसाब से हम काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सर उसके बाद जब भी फैब के मिड में या फैब के एंड में जब भी आपकी कॉपी आती है, जिस दिन आपको कॉपी रिसीव होगी ना, आप अपनी पूरी प्लानिंग को रोक दो, पॉज कर दो, जो भी पढ़ रहे थे रुक जाओ, पॉज टू स्टडी। मुझे पता है तब तक आपका एक अच्छा फ्लो बन चुका होगा, फिर भी मैं कहता हूं रुक जाओ। जब कॉपी मिले उस दिन डेडिकेटेडली एक थॉरो इंस्पेक्शन करो अपनी कॉपीज का। यू अंडरस्टैंड थॉरो इंस्पेक्शन? कि जो कॉपीज आई हैं उसको मैं डिटेल में समझूं कि यहां क्यों नंबर कटे हैं, यहां मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। किसी की हेल्प लगे, किसी टीचर की हेल्प लगे तो उनको भी भेजो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या गलती कर रहा हूं। बट टेक अ डेडिकेटेड डे टू थॉरोली इंस्पेक्ट द कॉपी। और अगर उसके बाद तुम्हें कुछ और गलतियां पता चलती है जिसकी वजह से यू फील दैट यू नीड टू रिवाइज योर प्लान, अपडेट योर प्लान, यू शुड डू दैट। और वंस यू अपडेट योर प्लान, देन अगेन यू कैन रिज्यूम योर स्टडी। तो इज दिस क्लियर? द टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन and the second introspection when you will receive your certified copies from ICI। फिर वहां से लेके एग्जाम तक तो आपका पूरा प्लान चलने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम डे, इट विल बी द डे व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द रेवेंज। तो क्या आप इस फेलियर का रेवेंज लेने के लिए रेडी हो? क्या आप भी खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा? बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। द डे टू मेक द कमबैक, सम पॉजिटिव अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो कि यस, यही वो दिन आने वाला है सर। मई में जब भी, टाइम टेबल तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, पर अज्यूमिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में पेपर हो रहा है, तो यही वो दिन है सर जब मैं बदला लूंगा। बोलो अपने आप से, टेक दैट पॉजिटिव अफर्मेशन दैट यू विल बीट द फेलियर एंड दैट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी विथ यू टू डील विथ इट। यस, ठीक है सर। अब आते हैं सर काम की चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लान। फाइन सर। सबसे पहली चीज आती है दोस्त, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको सिर्फ ओरली नहीं इंप्लीमेंट करना है। जब ये समझ लोगे उसके बाद नोटबुक निकालनी है, इन राइटिंग आपको इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग करनी है। सो फॉलो दीज स्टेप्स सब्जेक्ट वाइज। पहली चीज तो, क्योंकि मैं जो ये बात बताऊंगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बार बार करनी होगी और इन राइटिंग करनी होगी, ठीक है सर। तो आइडेंटिफाई द कॉज। कॉज मतलब कारण। सर सबसे पहले ये तो जानो कि जो हुआ वो क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं निकल पाया, मैं क्यों उतने नंबर नहीं स्कोर कर पाया जितने जरूरी थे। आइडेंटिफाई द कॉज। सर क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर कॉन्सेप्ट्स ही हमारे वीक रह गए थे, कॉन्सेप्ट्स ही वीक हैं। सर हमको समझ ही नहीं पड़ रहा था।
कि वो बोल क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, वी आर नॉट एबल टू गेट इट। शायद हमारी क्लासेस प्रॉपरली नहीं हुई थी, या क्लासेस हमने बाय तो करी लेकिन सर अटेंड नहीं किया अच्छे से, या अच्छे से सुना नहीं सर, हम कुछ दूसरी चीज़ों में लगे हुए थे। ये एक रीज़न हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। दूसरा, इन एडिकेट रिविजन। सर मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, मैंने क्लासेस रेगुलर वाली भी अच्छे से करी थी, फुल सिलेबस। सर रिवीजन में मैंने थोड़ी सी कंजूसी, लेजीनेस कर डाली सर। क्लासेस खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा लेजी पड़ गया सर। मैंने ना तो प्रॉपर रिवीजन किया, ना ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो करने चाहिए थे रिविजन्स के साथ वो मैंने किए। PYQ RTP तो बिल्कुल नहीं देखे। दिस इज अनदर कॉज ऑफ फेलियर। तीसरा, सर सब कुछ अच्छे से पढ़ा था सर, रिवीजन भी बहुत किया था सर, वन शॉट रिविजन्स, मैराथन सब कुछ किया, कॉन्फिडेंस भी हाई था, बट पता नहीं सर एग्जाम के दिन जो प्रेशर आया हैंडल नहीं कर पाए, बनती हुई चीज को भी पेपर में नहीं लिख पाए। पता नहीं सर कैसे करें। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है। दिस इज वन ऑफ द अदर कॉज। और कुछ चौथे नंबर पर आते कुछ अननोन रीजंस। ये वो अननोन रीजंस हैं जो आपको भी तभी पता चलेंगे जब आपको कॉपीज मिल जाएंगी। जैसे आपको इनडायरेक्टली या बोल सकता हूं अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं आपसे कि आप कहीं तो बहुत सिली सा एरर कर रहे हो पेपर के अंदर, जो किसी को नहीं पता चल सकता। जब आप अपनी कॉपी चेक करोगे तभी आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं इतनी बेकार गलती करके आया। पर जब तक वो गलती पता नहीं होगी तब तक उसको अगली बार कैसे सुधारोगे। इसलिए जो कॉपी वाली बात मैंने पहले भी बोली, अभी फिर से बोल रहा हूं, इन अननोन रीजंस को जानने के लिए कॉपीज जरूर बुलवाना, और जिस दिन कॉपी आएगी उसको साइड में छोड़ मत देना कि बस मैं तो पढ़ रहा हूं अब कॉपीज नहीं देखनी। भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले कॉपी देखना, ठीक है। ये हुए कॉजेस। अब किस किस कॉज की, मतलब अगर इसमें से कोई कॉज आपको मिल गया, जो भी आपको कॉज मिल गया कि भाई ये मेरा ये कारण है पास नहीं होने का, उसको पकड़ो। और ये प्लानिंग सब्जेक्ट वाइज करनी है, ठीक है। उसको आपने पकड़ा, और अब हर एक कॉज को कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे प्लान आउट करना है, उसको देखते हैं सर। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो जहां आपके कॉन्सेप्ट ही वीक हैं, तो आपको चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक में, और फिर स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है सर, हमें पूरा सिलेबस हमारा वीक नहीं होता सर, हमारा कुछ कुछ सिलेबस वीक होता है, कुछ कुछ चैप्टर्स हमको नहीं बनते, तो काफ़ी कुछ बन रहा है, काफ़ी कुछ नहीं बन रहा है। अगर मिक्स वाला केस है आपका, तो आप क्या चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ उस सब्जेक्ट की, और उसमें मार्क करो कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वीक है। जो जो तुम्हारे स्ट्रांग होंगे बेटा, जो भी तुम्हारे स्ट्रांग होंगे, उनमें सिर्फ तुम्हें रिवीजन रिक्वायर्ड है। तो उसमें यहां वहां मत भागो, फिर से रेगुलर क्लास मत देखो। हाँ तुम्हारे पास वैलिडिटी होगी तो भी मत देखो यार, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, भले पैसे नहीं जा रहे। उसको सेल्फ करो। हाँ, कोई अगर तुमको लगता है मीडियम है, मीडियम कि हाँ भाई ये मेरे से बनता भी है लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है, तो सेल्फ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी तुम्हारे पास फास्ट ट्रैक क्लास होगी या जो भी यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस हैं उनसे देखना चाहो तो उनसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हारे वीक ही हैं, तुमको लगता है कि शायद क्लासेस के टाइम में तुमने अच्छे से नहीं किया, या किया भी तो समझ नहीं आया, तुमको फिर से करना है। सिर्फ उन वीक चैप्टर्स में तुम रेगुलर क्लास के वो लेक्चर्स देखो, ठीक है। नहीं है तो बाय करके देखो। ये हुआ तब जब सर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक कर सकूं क्लासिफिकेशन। बट सर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आर वीक। सर 15 चैप्टर हैं कॉस्टिंग में, मुझे तो लगभग सारे ही नहीं आते सर, मैंने जहाँ से क्लास करी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर मेरी ट्यूनिंग ही नहीं बैठी, या जो भी था मतलब रीज़न, पर मुझे सर इस सब्जेक्ट में बिल्कुल ग्रिप ही नहीं आ रही है। इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उन सब्जेक्ट्स का आपको कंप्लीट रेगुलर क्लास फ्रॉम स्क्रैच करना चाहिए, फ्रॉम स्क्रैच करना चाहिए डेफिनेटली। सर इतना समय थोड़ी सारी क्लासेस, भाई मैं हर सब्जेक्ट का थोड़ी बोल रहा हूं। जिस सब्जेक्ट में ये परिस्थिति है तुम्हारी कि तुम्हें उसमें कुछ समझ ही नहीं आता, तो फिर तुम फास्ट ट्रैक भी करोगे, रिवीजन भी करोगे, तो क्या ही मतलब निकलेगा। उसमें तुमको रेगुलर क्लास करनी चाहिए। सर मेजॉरिटी चैप्टर्स मेरे मीडियम है, मतलब मेरे स्ट्रांग तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इतना भी वीक नहीं हूं सर। मैंने एक बार पढ़ा था वो मुझे बनता है, पर उतना परफेक्शन नहीं है कि मैं लिख पाता हूं, ना ही मेरी उतनी प्रैक्टिस है, और ना ही मेरे अंदर उतना डिसिप्लिन है कि मैं उसको कर पाऊं। तो ऐसे केस में मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम कोई भी फास्ट ट्रैक क्लास या कोई रिवीजन वीडियोस की हेल्प लेके उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, खुद से कर सकते हो, तो रिवीजन वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें सिलेबस चेंज हो गया है, या कोई भी ऐसे रीज़न से कि उसके रिवीजन वीडियोस एप्लीकेबल नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर तुम उसकी फास्ट ट्रैक क्लास जो है बाय कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ डू यू डिसाइड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, should you go for any fast track class, or should you go for self, or should you go for some YouTube revision videos, and so on, according to the situation.
फिर आता है सर हमारा जो हमने सेकंड कॉस्ट था हमारा इनएडिक्वेट रिवीजन, कि सर रिवीजन जो है मेरा वो अच्छे से नहीं हो पाया था। मतलब मुझे चीज़ें आती हैं, अब भी मुझे रिवीजन करना ही बाकी है सर। मैं May 24 में देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई अगर तू सेल्फ कर सकता है रिवीजन, नथिंग लाइक दैट, तू कर रिवीजन, वीडियोस की हेल्प लेके कर सकता है तो वैसे कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर तुझे ऐसा फील होता है दो कारण से, या तो सर मुझे सर नहीं जम रहा वो सब स्कैटर्ड वीडियोस यहाँ वहाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सर एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जहाँ मैं डिसिप्लिन से चलूँ, एक बैच ज्वाइन करना है, तो यू कैन टेक द फास्ट ट्रैक क्लास। सर मैं जो सब्जेक्ट में रिवीजन अब मेरा पेंडिंग है उसमें सिर्फ रिवीजन नहीं सर, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा बदल गया तो मुझे उसमें कुछ नई चीजें भी पढ़नी, फॉर एग्जाम्पल एडवांस अकाउंट, अब उसमें तो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, काफी कुछ चेंज आ गया, तो उसको रिवीजन पुराना वाला पूरा करके क्या करोगे, कुछ नया भी पढ़ना पड़ेगा। तो सर ऐसे केस में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक क्लास। उसके बाद सर जब तुम्हारे डिसीजन हो जाए कि तुम फास्ट ट्रैक क्लास कर रहे हो या सेल्फ रिवीजन कर रहे हो, जो भी है उसकी एक प्लानिंग बना लो, ठीक है, और उसी को फिर सिंसियरली फॉलो करो। बार बार कंफ्यूज मत हो कि नहीं यार मैं एक काम करता हूँ सेल्फ कर लेता हूँ, क्लास रहने देता हूँ, या फिर तुमने आधे समय में सेल्फ कर लिया फिर क्लास में शिफ्ट हो गए। कोई भी जो चीज है ना वो अब कुछ दिनों में डिसाइड कर लो, विद इन 1 वीक लेके डिसाइड कर लो इसको, फिर बार बार बदलो मत अपने डिसीजन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सर, फिर आता है सर एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग वाली चीज। एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग एक नॉन एकेडमिक चीज है, उसका पढ़ाई से रिवीजन से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर आपको सब कुछ आता है, सब कुछ तैयार था, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे एग्जाम डे में, तो यार इससे ज्यादा दुख तो मुझे भी किसी और चीज में नहीं होगा आपके बारे में सोच के। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा मेंटल और फिजिकल वेलबींग पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? तो जो आप अपना टाइम टेबल या रूटीन बना रहे हो कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे, आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए और मेडिटेशन के लिए। वरना फिर सोचो इस बार भी तुम वही करोगे जैसे पहले पढ़ा था, इस बार भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, और इस बार भी एग्जाम के दिन में जाके फिर से वही टेंशन हो रही है, फिर से वही ब्लैंक हो जा रहे हो, प्रेशर आ जा रहा है, तो फिर क्या मतलब। तो भाई अगर हमें पता है कि हमको ये दिक्कत है, तो हमें हमारी रूटीन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि नहीं यार मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, थोड़ा कम पढ़ लूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो सब पता है, या जो भी अमेंडमेंट है उतना बस पढ़ना है। लेकिन सर मैं जो ब्लैंक होता हूँ वो प्रॉब्लम है सर, उसको मेरे को सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एक और तरीका जिससे तुम उस एग्जाम एनवायरनमेंट की खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, गिव द मॉक टेस्ट पेपर इन दैट टाइम ड्यूरेशन, 2 बजे से 5 बजे तक में। फिजिकल मॉक टेस्ट पॉसिबल है आईसीआई के तो वो भी दो, टेस्ट सीरीज पॉसिबल है अलग से पेड ले सकते हो तो वो भी दो, और खुद से सिंसियरली बैठ के टेस्ट दे सकते हो तो वो भी दो। जितना ज्यादा एग्जाम एनवायरनमेंट को फेस करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे, और ये जो एग्जाम में प्रेशर आ जाता है ना वो कम से कम होता जाएगा, मिनिमाइज होता जाएगा। ये कुछ मैंने तरीके आपको बताए एग्जाम प्रेशर की वजह से अगर आपका पेपर नहीं निकला तो उसको हैंडल करने के लिए। तो ये हो गया इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लानिंग के बारे में, ठीक है सर। अब मैं हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक के अंदर तो जा नहीं सकता, उतना तो मेरा भी नॉलेज नहीं है, और मुझे लगता है कि उतना नॉलेज अगर मेरा होता भी तो भी मैं नहीं करवाता, क्योंकि सबसे अच्छा प्लानर तुम्हारा कोई है तो वो खुद तुम हो, तुमसे अच्छी प्लानिंग कोई नहीं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं हाउ टू प्लान, बट मैं तुम्हारी प्लानिंग कर नहीं सकता। अगर मैंने कर भी दी तो वो डेफिनेटली अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे से अच्छी तुम बना सकते हो। तो इस बात पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 1-2 दिन का, तो करो भाई, ये 1-2 दिन ना आगे के लिए बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू टैकल न्यू सिलेबस अमेंडमेंट सर। अब इस बार जो खास बात ये है सर वो ये कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे एडवांस अकाउंट्स, लॉ में कुछ एक्ट ऐड हुए हैं, कुछ डिलीट हुए हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, टैक्सेशन में तो हर बार थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता है। उसके बाद आई थिंक एसएम में थोड़ा बहुत है, एफएम में मिनिमम है, कॉस्टिंग में मिनिमम है, मतलब 30% एमसीक्यू हो रहा है, वो वाला चेंज है। ऑडिट में भी मिनिमम है। तो अकॉर्डिंगली वो तो तुम सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर्स की वीडियोस देखकर स्टडी मटेरियल कंपेयर करके जान सकते हो, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन सर इसको टैकल कैसे करें, मतलब क्या टैकल की बात कर रहे हो सर आप। एक ना जबरदस्ती का एक टेंशन क्रिएट हुआ है मार्केट में। क्या टेंशन? अरे भाई ये तो बहुत ही बेकार हुआ, न्यू सिलेबस आ गया, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ शुरू से देखना पड़ेगा, क्लासेस वासेस सब कुछ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ मैं बोलता हूं चेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, पर सब कुछ तो मत बोलो यार। तुम भी पढ़े लिखे इंसान हो, किसी की बात पे, किसी की र्यूमर पे क्यों विश्वास कर रहे हो? कोई भी बच्चे जो हैं कुछ भी फैला रहे हैं बात, तुम ऐसे सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं भाई।
अंडरस्टैंड द चेंजेस विथ काम माइंड, शांत दिमाग से अच्छे से पहले समझो कौन से सब्जेक्ट में क्या बदला है, उसमें क्या तुम्हें ऑलरेडी आता है और क्या तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो डोंट पैनिक इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट कि हाँ न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस, पैनिक हो रहे हैं। अबे उस पर एक्शन लो ना, उस पर काम करो ना, सोचो ना क्या हुआ है, जानने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट चेंज क्या है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करो। बस ऐसे रो रहे हो अमेंडमेंट आ गया अमेंडमेंट आ गया, अबे क्या अमेंडमेंट आ गया इसको समझो तो सही। अगली बात, decide as per your own judgment where you really need to take the classes because of the amendment and where not, by comparing the study material and watching the videos। जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो बहुत सारे टीचर्स डालते हैं अपने अपने कि भाई क्या चेंजेस आए, उसको सुन के उसको समझ के स्टडी मटेरियल को कंपेयर करके फिर ये तुम खुद हो डिसाइड करने वाले कि तुमको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लासेस की जरूरत है या नहीं, ये तुमको करना है, ठीक है। वंस यू हैव फाइनलाइज दिस डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीथिंकिंग। और फिर से मैं वही बात बोलूंगा, एक बार तुमने सोच लिया कि ये सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है, इसमें जरूरत है, तुमने क्लास बाय कर ली, फिर उसको बार बार बदलो मत कि पता चला फिर एक हफ्ते बाद लग रहा है अरे भाई रहने देता हूँ यार, इतना अमेंडमेंट पार्ट नहीं भी करके जाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये चीज अभी सोच लो, सोचना है तो बाद में इसको बदलना मत, क्योंकि बार बार बदलोगे बहुत कंफ्यूज होगे और किसी एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया कि न्यू सिलेबस को लेके जो हुआ बना है उसको साइड में रखो, शांत दिमाग से पहले खुद समझो और फिर खुद डिसीजन लो, दैट इज अप टू यू। ये होगी सारी जनरल बातें। अब मैं आता हूं रिपीटर्स स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की रिपीटर्स स्ट्रेटजी। तो सर देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग ये समझ लो कि चेंजेस हैं क्या कॉस्टिंग के अंदर। सर वेरी मिनिमम चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंज कुछ भी नहीं है। सबसे पहला चेंज कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिमूव हो गया है। सर ये तो पॉजिटिव चेंज है कि कोई चीज़ रिमूव हो गई मतलब मुझे नहीं पढ़नी। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं पढ़ना तुमको। लेकिन एक बड़ा चेंज जो आया है ना वो है पैटर्न में चेंज। पैटर्न में चेंज मतलब अभी तक कॉस्टिंग पूरी तरह 100% सब्जेक्टिव होता था। फ्रॉम May 24 अटेम्प्ट 30% MCQ हो जाएगा और 70% लिखने वाला होगा। अब 30% MCQ आया तो भाई अच्छा लग रहा है ये तो सोच के कि बढ़िया है, लेकिन यार कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल की ग्रिप बनी हुई है ना अकेली, तो पहले तो तुम बहुत अच्छे नंबर ले आते थे सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे और थ्योरी को इग्नोर कर देते थे। चल जाता था थ्योरी नहीं भी करी तो, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन तो ऑप्शनल आता था आखिरी वाला। लेकिन सर दो चीज़ें हुई हैं, मल्टीपल चैप्टर्स की थ्योरी में बहुत सारा चेंजेस भी आया है और जैसे ही MCQs आ गए ना, बहुत सारे MCQs थ्योरी में से बन के निकलेंगे। प्रैक्टिकल तो वो तुमसे 70 नंबर में पूछ ही रहे हैं, तो अब वो MCQs में वो तुमसे कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एक तो थ्योरी को इंपॉर्टेंस वैसे भी ज़्यादा देना है, ऊपर से ओवरऑल न्यू सिलेबस में कई जगह पर थ्योरी अपडेट हुई है। क्या कुछ थ्योरी बहुत पुरानी ट्रेडिशनल थ्योरी थी, जैसे मटेरियल कंट्रोल के अंदर बोल रहा है कि वो रजिस्टर बन रहा है, ये बन रहा है वो, भाई आज के समय में रजिस्टर थोड़ी बनता है यार, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर आ चुका है। तो थोड़ा कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट के हिसाब से पूरी की पूरी थ्योरी को अपडेट किया गया है, तो वो लेटेस्ट थ्योरी भी हमको पढ़नी पड़ेगी। मतलब दो की पॉइंट्स मैं तुमको बताता हूँ जो कॉस्टिंग में तुमको ध्यान रखने, एक थ्योरी और एक MCQ। अब इस थ्योरी और MCQ पर एक्शन हमको लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अर्जेंट कि आप आज सबसे पहले थ्योरी MCQ कर लो। सबसे पहले जो कॉस्टिंग में आपको आता है उससे आप अपना प्रैक्टिकल पोर्शन और ये सब तो आराम से रिवाइज कर ही सकते हो, जहां से आपने क्लास ली थी, जो भी आपके पास रेगुलर क्लास है उसमें से आपको जो जो चीज़ नहीं बनती, जो मैंने पहले प्लानिंग बताई ना, उस हिसाब से कि अगर कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रेगुलर क्लास देख लो। कहीं पर तुम्हें लगता है कि भाई फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है तो रिवीजन के लिए और PYQ RTP के लिए फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लो। लेकिन थ्योरी और MCQ करके तो जाने ही पड़ेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब पहले थ्योरी ऐसी थी कि भाई कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो चलता, अब नहीं चलता वाला नहीं काम है सर, अब तो करना ही होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या सॉल्यूशन लाया हूं ये बता देता हूं, बाकी तुम्हारी इच्छा कि तुम उस सॉल्यूशन को यूज करते हो या नहीं, ठीक है। तो सुनिए भाई, इफ यू फील दैट कॉन्सेप्ट्स आर गुड, if you feel that your concepts are good and you only need to prepare for the MCQs and latest theory। सर मेरा पिछला अटेम्प्ट अच्छा गया था, मैं पास भी हुआ था, लेकिन शायद जीवन नहीं निकल पाया या किसी वजह से कॉस्टिंग अच्छा नहीं गया था, लेकिन मेरी कॉस्टिंग में ग्रिप है, सिर्फ जो अमेंडमेंट पार्ट है MCQ एंड थ्योरी सर वो मुझे करना है बस। तो मैं तुमको बता दूं भाई, अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम तुम्हारे रिवीजन प्लान में कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट को रिवाइज करना शुरू कर दो। अभी टाइम वेस्ट मत करो, जो भी तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी कॉस्टिंग की, उसमें जो चीज़ें एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करते हुए उसको पढ़ना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लगाना चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो थ्योरी और MCQ कंपाइलर वाली बुक है इट विल बी लॉन्च्ड इन February 2nd वीक।
तो थ्योरी और कंपाइलर की जो एमसीक्यू बुक आएगी, थ्योरी और एमसीक्यू को कंपाइल करके मैं एक बुक लॉन्च करने वाला हूँ। ये फरवरी सेकेंड वीक के आसपास आएगी। इस पूरे महीने में उस पर अभी भी काम कर रहा हूँ, उसको ऐसा बना रहा हूँ कि बस वो बुक से तुम्हारा काफ़ी कुछ काम हो जाए। और फिर जब वो बुक तुम ले लोगे तो थर्ड वीक ऑफ फरवरी में मैं यूट्यूब पर एक थ्योरी एंड एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ये थ्योरी और एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज जब मैं लेके आऊँगा तो भाइयों और बहनों, वहाँ से आपकी चीज़ कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बच्चे जिनका पूरा प्रिपरेशन बढ़िया से था, उनको कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ जब वो बुक आएगी तब वो खरीद लेना, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे रखता हूँ मैं हमेशा। और उसके बाद यूट्यूब पर जो है, अगर ज़रूरत पड़े तो थ्योरी और एमसीक्यू की सीरीज भी देख लेना, और अगर सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ कर लेना, तुम्हारे ऊपर है। हालांकि देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कम समय में उसको कवर करवा दूंगा। खुद से करने बैठोगे इट विल बी टाइम टेकिंग फॉर यू। अच्छा सर, ये तो पहले स्टूडेंट्स के लिए हो गया जिनका सब कुछ सही चल रहा था। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे सर जो बोल रहे कि सर हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, और हमें जो रिवीजन करना है वो लाइव करना है, डिसिप्लिन्ड मैनर में करना है। इफ़ यू वांट द रिवीजन ऑफ द सिलेबस इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, सर हमने पिछले अटेम्प्ट में, हमको खाली समय नहीं मिला था ज़्यादा, तो हमने पीवाईक्यू और आरटीपी पे ध्यान नहीं दिया। आपने रेगुलर बैच के एंड में बताया था पीवाईक्यू आरटीपी कैसे करना है, हमने नहीं कर पाए सर, समय नहीं बचा था। तो क्या कोई अभी तरीका है कि हम कम समय में उसको कर लें? तो सर आप क्या करो, मैंने फास्ट ट्रैक बेंच लॉन्च किया है, फास्ट ट्रैक बैच एक लॉन्च किया है कॉस्टिंग का, जिसमें कि 80% तो तुम्हारा लाइव रहने वाला है, 20% कुछ रिकॉर्डेड पोर्शन रहेगा, ब्लेंडेड बैच है। और ये 15 जनवरी से लाइव शुरू हो रहा है। इसमें एमसीक्यू और थ्योरी का जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्या बोलते हैं आपका बुक, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। एमसीक्यू और थ्योरी का जो बुक है वो भी इसके साथ मिलेगा जब वो लॉन्च होगा सेकेंड वीक ऑफ फेब में। तो उसके लिए अलग से आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। जिसके पास फास्ट ट्रैक बैच है उसको एमसीक्यू और थ्योरी कंपाइलर की बुक भी मिलेगी। अब इस बैच का तो मैंने लॉन्चिंग किया था कुछ समय पहले, मैं, तेजस सर और दीपिका मैम आके। तो 15 जनवरी से 23 मार्च है, करीबन 50 लेक्चर हैं। तो 100 घंटे में अपन पूरा इसको खत्म करेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड 80% मिनिमम लाइव होगा इसमें। कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यू और आरटीपी के स्पेशल प्रॉब्लम्स, कंप्रेहेंसिव बुक आपको मिलेगी, इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा उसके पीडीएफ का। और थ्योरी और एमसीक्यू कंपाइलर पीडीएफ आपको सेकेंड वीक ऑफ फैब में मिलेगा। सिर्फ 5000 रुपीज़ प्राइस है, और www.ultimatecA.com से इसको बाय कर सकते हो आप। ये किन के लिए हो गया बेटा? जिनको चीज़ें बनती हैं लेकिन ना अब वो पूरी तरह ऐसा करने को रेडी नहीं कि सर हम खुद कर लेंगे। सर हमको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए सर, हमको चाहिए कि एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ किसी के साथ मिलकर हम कर लें। तो 15 जनवरी से अपन चालू करेंगे, 23 मार्च तक अपन लोग कॉस्टिंग को पूरा रिवाइज कर लेंगे, अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट, अलॉन्ग विद पीवाईक्यू आरटीपीज एंड अलॉन्ग विद थ्योरी एंड एमसीक्यू। तो ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे पास, जिससे तुम जो है एक डिसिप्लिन मैनर में मेरे साथ उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। अगला, इफ़ यू फील दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक ओवरऑल, कि नहीं सर मैंने तो कॉस्टिंग पढ़ी थी, समझ ही नहीं आई मेरे को जहाँ से भी पढ़ी थी, या मैंने पढ़ी ही नहीं थी, या फिर अच्छे से क्लास की ही नहीं थी, आधी अधूरी क्लास थी, बस ऐसे ही पेपर दे दिया था। तो मैं तुमसे बोलूँगा कि भाई जो हमारी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं रेगुलर बैच की, जो हमने सितंबर में शुरू किया था, उस बैच के काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो वो तुमको गूगल ड्राइव में बाय कर लेना चाहिए। उसमें करीबन 160 आवर्स आने वाले हैं। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को करवाया गया, उसमें स्टडी मटेरियल की सारी प्रॉब्लम्स करवाई गई हैं। और बाकी जो चीज़ तुम्हारी थ्योरी और एमसीक्यू पीडीएफ है, वो सब आरटीपी एमटीपी तो इसके अंदर मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसमें तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक भी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ रेगुलर बैच। तो जो उसका एमसीक्यू कंपाइलर और थ्योरी पीडीएफ है वो भी एक्सेस मिलेगा सेकेंड वीक ऑफ फैब में। और जो कंप्रेहेंसिव बुक है जो रेगुलर चीज़ को पढ़ने की, वो तो हार्ड कॉपी आपको बाय करने के 1-2 हफ्ते में घर तक आ जाएगी हार्ड कॉपी। ठीक है, ये है रेगुलर बैच की बात। जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है उनको रेगुलर बैच करना चाहिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्क्रैच से करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, ultimatecA.com पर जाओगे, फिर यहाँ पर तुमको कोर्सेज दिखेगा, उसमें इंटर न्यू सिलेबस में जाना, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, कॉस्ट, फिर यहाँ पर जो भी फास्ट ट्रैक लेक्चर या फुल लेक्चर, इसको क्लिक करोगे ना तो तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे फुल लेक्चर में ये दिख जाएगा और फास्ट ट्रैक में तुमको ये दिख जाएगा, अकॉर्डिंगली तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अभी अल्टीमेट कोड यूज़ करने पर 5% डिस्काउंट भी तुमको मिल रहा है। ये सारी बातें हो गई स्पेसिफिक टू कॉस्टिंग। अब कुछ बच्चों के जो FAQs हैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। सर जीवन क्लियर हो गया तो क्या कॉस्टिंग देना होगा? देखो, दो सिचुएशंस है जिसमें कॉस्टिंग आपको नहीं देना होगा। अगर आपका जीवन क्लियर है नवंबर 23 में, तो कॉस्टिंग नहीं देना, भले वो एग्जाम्प्ट ना हो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग फिर रिक्वायर्ड नहीं है आपको, फिर आपका कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट हो गया।
या तो फिर भले जीवन क्लियर नहीं था, जीवन भले क्लियर नहीं था बट कॉस्ट एग्जाम्प्ट हो गया हो, तो भी अब आपको May 24 में कॉस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो November 23 में हो सकता है जीवन क्लियर ना हुआ हो लेकिन कॉस्ट एग्जाम्प्ट हो गया हो, तो भी कॉस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या आपको समझ में आ गया कि कॉस्टिंग कब कब नहीं अब रहेगा May 24 में? दो सिचुएशंस में नहीं रहेगा, या तो जीवन ही क्लियर हो गया November 23 में, या फिर जीवन क्लियर भले नहीं हुआ था लेकिन कॉस्टिंग एग्जाम्प्ट था। ठीक है, इन एनी ऑफ द केस। अब कुछ बच्चे कन्वर्जन का पूछ रहे हैं कि सर हमको कन्वर्जन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है? अरे बेटा, ट्रांजिशन स्कीम में लिखा आया था क्लियरली कि यू विल गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द न्यू स्कीम आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर एग्जामिनेशन। फाउंडेशन वाले भी कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटर वाले भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, कन्वर्जन के बाद अगर आपको स्टडी मटेरियल लेनी है, आपने पुरानी स्टडी मटेरियल ली थी, तो नई वाली कम प्राइस में ले सकते हो, 500 फॉर फाउंडेशन एंड 1000 फॉर इंटर। ठीक है, लेकिन अगर पुरानी वाली बुलवाई ही नहीं है स्टडी मटेरियल, तो फिर वो वाला जो कोड आता है CDS पोर्टल का, उससे आप नई वाली बुलवा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाउ टू गेट द कॉपीज रीचेक, इस पर बहुत सारे वीडियोस बने, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोलना गलत है कि कॉपीज रीचेक, कॉपी रीचेक नहीं होती ICAI में। या तो आप सिर्फ कॉपी बुलवा सकते हो, या तो आप इंस्पेक्शन, आप उनको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो टोटल्स है ना उनको चेक करते हैं कि हर एक क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए उसका ग्रैंड टोटल प्रॉपर हुआ या नहीं। बहुत कम चांस है कि उससे कोई नंबर बदलता है, लेकिन कॉपी को मंगवा के देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप इस रीचेकिंग वाले एंटिसिपेशन के साथ रुके रहेंगे, यार मैं तो पास हो जाऊंगा। अरे नहीं भाई, वो चेंज नहीं होता, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयरली। तो उसके भरोसे मत बैठना कभी भी। तुम डालो, तुम वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन दोनों के लिए डालो, कॉपी भी बुलवा लो, टोटलिंग भी चेक करवा लो, लेकिन रीचेकिंग जैसा कुछ नहीं होता, ये बात दिमाग में रखो। ठीक है सर, अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर अभी जीवन दूं या G2 दूं, समझ में नहीं आ रहा। सर मैं बोथ दिया था, अब लग रहा है कि बोथ नहीं देना चाहिए था, जीवन देना चाहिए था। सर जीवन बड़ा है, जीवन में ज़्यादा अमेंडमेंट है, क्या G2 दे दूं? सर G2 देने जा रहा हूं तो लग रहा है कि जीवन बाद में फिर बड़ा पड़ जाएगा। इतना मत कंफ्यूज हो भाई, इतना ज़्यादा मत कंफ्यूज हो। तुम सिर्फ ये देखो कि जो मैंने तुमको प्लानिंग बताई ना, उस हिसाब से क्या तुम आठों सब्जेक्ट में वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हो जितना जितना पोर्शन बच रहा है? इफ़ यू फील कि आठों पोर्शन में जहाँ भी अमेंडमेंट है, आठों सब्जेक्ट्स में जहाँ जहाँ भी रिवीजन है, आठों भी नहीं बोलूँगा, 6 बोलूँगा भाई, सॉरी, जो भी 6 सब्जेक्ट्स अब न्यू सिलेबस में है बोथ ग्रुप में, तुम उन 6 के 6 सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट करो और देखो किस किस में जो जो चीज़ तुम्हें अभी करनी है, क्या वो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम हो सकती है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगी तो जबरदस्ती का रिस्क मत लो, एक एक ग्रुप करके दो, जीवन और G2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जीवन में अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा चेंज है, तो अभी मेहनत कर लो, उसको पहले दे सकते हो, फिर G2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कॉस्टिंग की बात है कि भाई कॉस्टिंग G2 में है सर, तो उसको भी साथ में दे देता हूँ, तो दे दो, फिर कॉस्टिंग को एग्जाम करने की कोशिश कर लेना। इस तरीके से भी दे सकते हो कि 4 पेपर दे दो और आखिरी के 2 सिर्फ अटेंड करके आ जाओ, ऑडिट और FMSM, और 6 के 6 देना तो 6 के 6 भी दे सकते हो। लेकिन किसी और के बोलने पे या टीचर ने बोल दिया जीवन मतलब जीवन G2 में, अरे खुद से सोचो तुम्हारी क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा कितना वीक एरिया है, कितना तुमको और करने की आवश्यकता है, अकॉर्डिंगली तुम करो इस चीज़ को। क्या ये बात क्लियर है सबको? इज इट एब्सोल्युटली फाइन टू यू? ठीक है, उसके बाद आता है सर क्या वन शॉट रिवीजन इस बार आएंगे यूट्यूब पे? देखो भाई, कॉस्टिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, तुम पुराने वन शॉट से भी देख सकते हो और नए वन शॉट भी मैं लाऊंगा, चिंता मत करो, पर उसमें थोड़ा समय है। पहले जो अभी बैचेस चल रही हैं उसको खत्म करना है ना, थ्योरी और MCQ पर थोड़ा वर्क ज़्यादा करना है, वो मेन फोकस रहेगा। उसके बाद जो हमारे रिविजनरी मंथ्स होते हैं, तुम्हारे मार्च एंड से लेके अप्रैल पूरा, उन सब में हम लोग ये सब करेंगे सर, मैराथॉन्स और वन शॉट रिविजन्स। पर ऐसा नहीं कि सर वो नया डाल दो मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को फोर्स मत करो तुम। ठीक है, तुम अगर अभी, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों को सिर्फ रिवीजन करना वन शॉट की मदद से, तो तुम पुराने वीडियोस भी देख लो। हाँ, दूसरी एकेडमी के वीडियो में यूट्यूब में डाले तो भी देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो मैं ही ना, कंटेंट तो वही है, चिंता नहीं करने का भाई। सर इट वॉज माई 4th अटेम्प्ट, शुड आई कुड CA? ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं सर, तीसरा चौथा पांचवा छठवा अटेम्प्ट है, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? मैं इसका आंसर येस और नो दोनों में नहीं दूंगा। मैं बस ये बोलूंगा भाई, तुम अपने आप से एक बार 2-3 दिन लेके ये पूछो, क्या तुमने अच्छे तरीके से जान लिया है कि तुम्हारी क्या वीकनेस है और उस पर तुमने काम करके देख लिया है? अगर हाँ, और उसके बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक्ड हियर, देन इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन। निकल जाओ कोर्स से, छोड़ दो। ऐसा कुछ सोसाइटल प्रेशर मत लो कि मैं करने गया था लोग क्या बोलेंगे, देखो इससे CA नहीं हुआ। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड टू डू,
किसी चीज पे अटके नहीं रहना अपन को, वो भी इसलिए कि किसी को क्या लगेगा, अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब होना चाहिए मेरे लिए क्या बेहतर है। तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर तुम्हें इवेल्युएट करने के बाद ये लगता है नहीं सर अभी भी मुझे पता है कि मेरे साथ ये मिस्टेक है जिसको मैं सुधार सकता हूं और मुझे एक बार और देना चाहिए, तो डू और डाई सिचुएशन लेके दो एक बार कि हाँ भाई इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो भी मेरे वीक एरियाज है उस पर मैं इस बार पूरा काम करूंगा और उसके बाद दे के देखूंगा और निकाल ही लूंगा, और उसके बाद भी अगर नहीं निकलता तो फिर मैं क्विट करूंगा। ऐसा आप अपने लिए एक प्लान बना सकते हो। तो ऐसा इमोशनली किसी डिग्री से अटैच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ वो नहीं है भाई कि उसके लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर दें, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट डिजर्विंग इट, देर आर बेटर थिंग्स अवेलेबल फॉर यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो टेक इट पॉजिटिवली, और सोसाइटी में कौन क्या कहेगा उसको सोच के कभी डिसीजन मत लेना। तो बच्चों आई होप कि मैंने जो भी यहाँ पर आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज और जो भी एडवाइस दी है वो थोड़े बहुत भी अगर आपको काम आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ये ज़रूर लिखें दैट आई विल कम बैक, हैशटैग आई विल कम बैक। सर ये आप सबको लिखना है कि मैं तो कम बैक करके रहूंगा सर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यू हैव टू राइट इट। अगर आप अभी नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करके पूरी प्लानिंग कर लोगे तब आपको वो फील आता है तब लिखो, जब भी फील आए तब लिखो कि नहीं मुझे तो कम बैक करना है। इफ यू आर गोइंग टू कम बैक प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे वो फील लेके आई विल कम बैक लिखते हैं चैट बॉक्स में, और मुझे वो देखना है भाई कि क्या वाकई में मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से शांत दिमाग से सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसको समझा आपने तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को बुकमार्क कर देना, उन सारे लोगों तक पहुंचाना जो आपके जैसे किसी परिस्थिति में हो और जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।